नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कायाय वर्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतं तदन्तःस्फृत्तक्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिं विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते भृतम्। भारत माता की जय। जिसका नाम बदलकर बाद में इंडियन सिविल सर्विस हो गया और आज वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के रूप में जाना जाता है। ये सारे के सारे प्रशासनिक कारिंदों को अंग्रेजों ने भारत में लूट व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया गया। भारतीयों को तरह तरह से सताया गया। ये ऑफिसर गांव में दहशत फैलाते थे, नाना प्रकार के अत्याचार अनाचार दुराचार में लिप्त रहते थे। इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। कहने के ये न्यायपालिका थी, पर कानून इतने जटिल थे जिसका व्याख्या लोग अपने अपने मन से करते थे। आज भी यही स्थिति है, कोई बदली नहीं है। कानून वही है। जिला कोर्ट अपने हिसाब से व्याख्या करता है तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से व्याख्या करता है और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से व्याख्या करता है। एक रूपता नहीं है। न्यायालय में मुंडे मुंडे मतलब हिन्द के आधार पर कानूनों की व्याख्या होकर भिन्न भिन्न प्रकार से दंड की प्रक्रिया होती है। क्या कारण है? एक ही कानून का अनेक प्रकार से दंडों का आदेश देखा जाता है। सुधीजन विधि के अन्वेषक इस चीज पर विचार कर सकते हैं और ये जितने भी आज भी सिविल सर्विस के मुख्य अधिकारी को आईएएस कहा जाता है, कलेक्टर कहा जाता है, डीसी माने डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। उस समय इनको कलेक्टर कहा जाता था। ये लागान वसूलते थे, बेतहासा लागान वसूलते थे। यहाँ तक कि जब भयंकर सूखा पड़ा हुआ था तब भी ब्रिटेन के लिए मार पीट करके ये भारतीय नागरिकों के द्वारा कर लूट करके लंदन पहुंचा रहे थे। अब इतना आप विचार करें तो पाएंगे कि ये कलेक्टर क्यों है? क्योंकि ये जबरदस्ती कर अधिक से अधिक जनता से किस प्रकार से संग्रह हो
उसका ये विचार करते थे। इनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी पहले, ऐसा लोग कहते हैं। तो लूट के माल में कलेक्टर कलेक्ट करता था, और जो इनके क्षेत्र का अधिकारी होता था, जिसको कमिश्नर कहते थे और आज भी कहते हैं, वो अपना कमीशन लेता था, इनका भी कमीशन निकालता था, और शेष माल ब्रिटेन के राजा का हो जाता था, वो पहुंचा देता था। इस प्रकार से लूटपाट की गई। आसानी से कोई अपना घर लुटने नहीं देता। उसके लिए अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस अधिनियम की व्यवस्था की। अपनी रक्षा करना हमारा मौलिक अधिकार है। अंग्रेजों ने ऐसा विधान बनाया कि भारतीयों को आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया। आज भी ये है और तब भी था। पुलिस चाहे जितने लाठी डंडों से मारे, मार डाले, आप अपनी आत्मरक्षा में कुछ नहीं कर सकते। भारतीयों का जो मौलिक अधिकार शस्त्र रखने का था, वो शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया, और गवर्नमेंट ने ये अधिकार अपने अधीन कर लिया। जिसको चाहेगी उसको वो शस्त्र देगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको शस्त्र नहीं देगी। और कहने को ये है कि ज्यादा शस्त्र होंगे तो समाज में अशांति नहीं, इनको अपने खिलाफ विद्रोह पनपने का भय था। इसलिए सुरक्षा से वंचित किया गया, शस्त्र से वंचित किया गया, और नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया। तो भारतीयों को कर व्यवस्था में नाना प्रकार से सताया गया, और कोई अवरोध न उत्पन्न हो सके, इसलिए लट्ठैतों की व्यवस्था पुलिस एक्ट के द्वारा की गई। अगर जनता कुछ विद्रोह करती है, उसको मारो पीटो, उस पर गोली चला दो। और फिर अब बहुत कुछ होता है तो अंग्रेज न्यायिक जांच बैठा देते थे, और न्यायिक जांच का परिणाम कब आता है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। सरकार चाहेगी तो उसे पटल पर लाएगी, नहीं चाहेगी नहीं लाएगी, ये उसकी कृपा पर निर्भर है। लोग कहते हैं पुलिस में सुधार। पुलिस में सुधार कैसे हो सकता, जब उसका उद्देश्य ही भारतीयों को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए हो। कोई सुधार नहीं हो सकता। इसमें तभी प्रगति हो सकती है ये सारे तंत्रों को ध्वस्त कर भारतीय परंपरा, भारतीय आवश्यकताओं के आधार पर इनका स्थापन, संवर्धन और विकास किया जाए। इनमें राष्ट्रीय भावना के आधार पर कार्य किया जाए। पुलिस एक्ट में आज भी साम्राज्यवादी सोच के कानून भरे पड़े हुए हैं। फिर आप कैसे उन्नति की, शांति की कामना की और पुलिस की समर्पण की, मानवता के वादी दृष्टिकोण की आप कामना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोष पुलिस का नहीं है, दोष तंत्र का है, दोष व्यवस्था का है, जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई थी। दुर्भाग्य से आज भी आप उसी तंत्र को ढो रहे हैं, जो हमारे लिए वर्तमान समय में कोड बन चुका है। ये स्थिति आपके वर्तमान प्रशासन तंत्र की चल रही है। और ये ढांचा जब भी उभर करके आता है तो अपने विभत्स रूप में आता है, और जब तक ये ढांचा रहेगा, भारत में न तो सुख रह सकता है, न चैन रह सकता है, न वैभव आ सकता है, तो कोई कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। अब हम राजनीतिक रूप की चर्चा करेंगे। उस समय के क्या राजनीतिक हालात थे। जब भारत में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपने पैर जमा लिए, तो उन्होंने अपनी संसद में विचार विमर्श किया
कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भारत में कभी पुनर्क्रांति न होने पाए। तो उन्होंने कुछ चिंतन किया और लोगों को बांटने के लिए एक स्वर से तय किया कि इनको भारतीय समाज को बांटा जाए। उन्होंने कुछ फार्मूले दिए। भारतीय संसद, ब्रिटेन की संसद ने विचार विमर्श करने के बाद ने कुछ फार्मूले दिए। उनका जातियों को जातियों से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो, एक धर्म के एक गुट को दूसरे गुट से लड़ा दो। यही सब समाज लड़ना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय संविधान आज भी भेदकारी नीति पर चल रहा है, उसी अंग्रेजों की बनाई हुई नीति पर चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया, इसलिए हरिजनों की उन्नति होती है। अब उनको हम हरिजन कहना भी उचित नहीं समझते, क्योंकि सरकार उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में ख्यापित कर रही है और उनको उस गड्ढे से निकलने में मदद नहीं कर रही, बल्कि उसी गड्ढे में पड़े रहो, इस प्रकार की व्यवस्था हो रही। माननीय अम्बेडकर ने व्यवस्था की थी अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, लेकिन वो केवल मात्र व्यवस्था थी, उसका कारगर कोई उपाय नहीं हुआ। तब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले ही पिछड़े माने जाते थे, और उसके बाद में जो संपन्न वर्ग के लोग थे, जो जातियां थी, उनके लिए भी आरक्षण बन गया और वो पिछड़े लोग माने जाने लगे। लेकिन इतने से भी संतोष नहीं हुआ। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री विभाजित सरकार, इन्होंने अगड़ों में भी आरक्षण दे दिया। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। अगर आपको आधार ही देना था तो सारा आधार आर्थिक ही रखते। जाति का आधार अगर आप रखते हैं तो फिर भाषा का आधार क्यों नहीं? हिंदी को सुरक्षा क्यों नहीं? तमिल को सुरक्षा क्यों नहीं? मलयाली को सुरक्षा क्यों नहीं? क्योंकि अंग्रेजी भी जो 2.5% मात्र बोलने वाले हैं, उनकी भागीदारी शासन सत्ता में 97% है। ऐसा क्यों है? भाषाई आधार पर भी संरक्षण होना चाहिए। और जिन लोगों ने वंचित, शोषित, लुंठित समाज के हितकारी होने का दावा किया, उन्होंने अपने समाज के लिए जो साहित्य रचा वो अंग्रेजी में क्यों रचा? और रचा अगर अंग्रेजी में तो उसका अनुवाद उसकी प्रादेशिक भाषाओं में क्यों नहीं किया गया? ऐसे क्यों नहीं व्यवस्था की गई? आपका दावा था हम अपने समाज के लिए लेखन कर रहे हैं, तो समाज के लेखन के लिए अगर आप प्रवृत्त हुए थे तो समाज की भाषा में आपको प्रवृत्त होना चाहिए था। ये नहीं किया गया। अगर आज इस सत्य को कहा जाता है तो लोग गला दबाने की कोशिश करेंगे। ये भेदकारी कानून तब भी था, और डोमिनियन स्टेट बनने के बाद भी भेदकारी कानून और भयंकर रूप से उभर करके सामने आया। तब की स्थितियों में, आज की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। तब से अब स्थितियां ज्यादा भयावह और विकराल होकर के सामने आती। अंग्रेजों ने निश्चित किया भारत में अपने हितैषी लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें में ऐसे लोग लाए जाएं जो भारतीय समाज में भी घुले मिले हों, और भारतीयों के दिल में क्या है ये निकल करके आ जाए और हम सजग और सक्षम हो जाएं। ऐसा निश्चित करके अंग्रेजों ने एक राजनीतिक मंच सजाया
जिस मंच का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। और उस राजनीतिक मंच ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। उन्होंने हर देश प्रेमी से ईर्ष्या की, उसका विरोध किया, क्रांतिकारियों के रास्तों में कांटे बिछाए और इन कांग्रेस के खान में अनेक नररत्न हुए, जिसमें पंडित बेमूर चटर्जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक नगीने थे। इस कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। मजे की बात यह है, जन्म सबका बंबई में ही होता है, बंबई से कहीं हटते नहीं है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। इसलिए आर्य समाज को काउंटर करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना को ध्वस्त करने के लिए सबने स्थान बंबई ही चुना। और बहुत सी चीजें कांग्रेस के विषय में इतिहास में बताई नहीं जाती। यह 1885 में कांग्रेस ने नहीं अपना जन्म लिया, बल्कि 1857 से ही रोम तैयारी कर रहा था, लोगों को इकट्ठा कर रहा था, विचार विमर्श कर रहा था। और जब सरकारी सेवा से वो निवृत्त हुआ तो पूर्ण रूप से इसी में संलग्न हो गया और 1885 में उसने कांग्रेस की स्थापना कर दी, ठीक आर्य समाज की स्थापना के लगभग 10 वर्ष बाद। वो कांग्रेस का कार्य आज भी बदस्तूर जारी है। भारतीयों की जड़ खोदना, भारतीय संस्कृति को मिटाना, भारत के विरुद्ध काम करना, वो काम करना जिससे भारत के हित प्रभावित हों। और मजे की बात यह है, कांग्रेस कहती है कि हमने देश आजाद कराया, तो कितने अंग्रेज कांग्रेस में देश आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। आप उठा करके देखिए, एहुम था, हेनरी था, श्रीमती एनी बेसेंट थी और बहुत से गुप्त लोग थे जो कांग्रेस में थे। ये सब अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ये वही बात हुई कि दिन में आप किसी आदमी को कोड़े मारें और रात में कहें भाई हम विरोध कर रहे हैं, हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको इस स्थिति से गुजरना न पड़े।